हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चली है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी रिकैप्सुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चला था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो वो आपको पता है तीन जगह आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पाया जाता है। या 3 तरीके का होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, सिग्मा फ्री रेडिकल, वो मैंने आपको कल पढ़ा ही दिया था। तो उनमें ही आज हम इनकी स्टेबिलिटी निकालने में यूज करेंगे। सिग्मा पाई कहाँ पाया जाता है, एल्कीन्स में, सिग्मा पॉजिटिव कार्बोनियम आयंस में, और सिग्मा फ्री रेडिकल्स में। तो इन तीनों की ही हम आज स्टेबिलिटी निकालेंगे, किसके आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर। तो उन सब में आपको बस एक रूल ध्यान रखना है। देखिए, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कंपाउंड्स में, बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए होंगे, जैसे ये हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 कंपाउंड्स हैं। इनमें क्या देखना है, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब जब कल मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई थी तो उसमें देखा था कि जितने अल्फा हाइड्रोजन पाए जा रहे थे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बननी थी किसी कंपाउंड की। तो क्या होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी क्या बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। अब वो बनेंगी तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देंगे, खर्च होगी एनर्जी। अब एनर्जी खर्च होगी तो कंपाउंड की जो स्टोर एनर्जी होती है, जिसको हम बोल देते हैं कंटेंट एनर्जी, उसमें क्या जाती है, कमी। अब कमी आ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसके लिए मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल भी बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो एनर्जी फुल होती है, स्टेबिलिटी कम। एनर्जी जब आप क्या हो जाते हो, थक जाते हो तो एनर्जी कम हो जाती है, मीन्स स्टेबिलिटी आ जाती है, तब ऐसा मन करता है कि कहीं भी बैठ जाओ। तो वही वाला सेम है यहाँ पर। अब इसी तरीके से जब भी आप कार्बोनियम आयन में निकालोगे वहाँ पर भी यही बात ध्यान रखनी है। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी निकालोगे वहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम किसकी निकालने हैं, शुरू में एल्कीन्स की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इन एल्कीन्स कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एल्कीन्स में कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसलिए एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम किसके आधार पर निकालते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर। जैसे हमारे पास ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो, इसमें ये कार्बन भी sp2 होता है, ये वाला भी sp2 होगा। अब ना तो इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ना कोई इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही नहीं होगा। सेकंड पर आ जाओ, यहाँ पर ये sp2 हो जाएगा, ये वाला sp2 हो जाएगा। अब इनके साइड में देखना है हमें अल्फा कार्बन है या नहीं है। यहाँ पर अल्फा कार्बन ये रहा। अब इस पर 3 हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन, और कितने हैं, 3। अब इस वाले में आ जाओ, ये वाला sp2 कार्बन हो गया। अब इसके साइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 और 3 6। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर कितने, 3 3 और 3 6 और 3 ये भी तो है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड अल्फा कार्बन ही तो होगा। ये वाला भी तो कितने हुए, 3 और 3 6 और 3 9। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। अब इस वाले में देखोगे तो ये sp2 कार्बन है, ये वाला sp2 कार्बन है। इनके पास जो अल्फा कार्बन होंगे वो हो जाएंगे 3 ये रे, 3 ये रे, ठीक। 3 और 3 कितने हो गए, 12। ये टोटल कितने हुए, 12। तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च हो जाएगी हमारी एनर्जी में कमी आई, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाली एल्कीन्स होगी। तो अब जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो 5 क्या बनेगा, 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही नहीं होगा। तो आ जाएगा 4, 5th, फिर आ जाएगा 4th, फिर आ जाएगा 3rd, और फिर उसके बाद 2nd और फिर 1st। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं एल्कीन्स की। तो आपको बस यही चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो इतना फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना निकालते हैं किसमें, कार्बोनियम आयन्स में स्टेबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इसमें स्टेबिलिटी। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कार्बोनियम ज़्यादा स्टेबल।
तो इसकी थ्योरी, इन कार्बोनियम आयंस कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिड स्टेट। कार्बोनियम आयंस में कार्बन एटम्स कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी निकालने में। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमें देखना है कौन सा कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें वही देखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं बस। अब यहाँ पर ये वाला कार्बोनियम आयन है, इसका नाम होता है मिथाइल कार्बोनियम आयन। मैंने बताया था कार्बोनियम आयन पे क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कार्बोनियम आयन हो जाता है, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, कार्बन आयन। ठीक है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, तो फिलहाल ये ध्यान रखिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये था कार्बोनियम आयन, इसका हाइब्रिड स्टेट देखोगे इसकी तो sp2 ही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये लेस स्टेबल, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन 0। आगे सेकंड, अब यहाँ पर देखोगे ये कार्बोनियम आयन हो गया, इसके जस्ट बराबर वाला अल्फा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3। यहाँ पर आ जाओगे, इसका नाम प्राइमरी हो जाता है, या फिर इसे इथाइल कार्बोनियम आयन बोलते हैं, या फिर प्राइमरी कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि एक कार्बन की चेन है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन हुआ, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी। ठीक, अब इसमें ये साइड वाले कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, इन पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6। अब इस वाले में देखोगे तो 3 3 6 3 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 9। अब ये वाला, इसका नाम हो जाता है टर्शरी कार्बोनियम आयन। ठीक, क्योंकि इसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं, इससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी हो जाता है, इसका इसमें 1 कार्बन है तो इसको प्राइमरी बोल देते हैं। ठीक, अब इन सब में हमें स्टेबिलिटी निकालनी है, तो देख लिया आपने, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें टर्शरी में, फिर उसके बाद सेकेंडरी में 6 हैं, फिर प्राइमरी में 3 हैं, और मिथाइल में 1 भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ टर्शरी कार्बोनियम आयन, फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, और फिर उसके बाद मिथाइल। तो यही क्रम बन जाएगा स्टेबिलिटी का, टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। तो ये हो जाता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोनियम आयंस में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें स्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इसमें हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, वो भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर निकालेंगे, वही सेम जैसे अभी हमने कार्बोनियम आयंस में निकाला है, सेम वही रहेगा तरीका। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। स्टेबिलिटी जो हम हाइपर फ्री रेडिकल्स के निकालते हैं, किसके आधार पर निकालेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर निकालेंगे, बिकॉज द कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए इसकी भी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल 4, इसमें ये हो गया फ्री रेडिकल्स, इसमें मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, इन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ये इनकी पहचान होती है। ठीक, अब ये वाला भी, ये कार्बन कैसा होगा, sp2 होगा, ये वाला कार्बन भी sp2, ये वाला भी sp2, और ये वाला भी sp2। ठीक है, अब ये चारों कार्बन sp2 हैं। अब इनमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, इस पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं दिख रहे हैं, नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 0। इसमें ये कैसा फ्री रेडिकल होगा, प्राइमरी, क्योंकि एक कार्बन की चेन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है इससे। इसमें ये वाला कार्बन कैसा होगा, सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये वाला कैसा हो जाएगा, टर्शरी। तो सेम फ्री रेडिकल्स का भी वही ऑर्डर बनेगा जो अभी हमारा कार्बोनियम आयंस का निकल कर आया था। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और फिर मिथाइल। तो सेम यहाँ पर भी यही रहेगा। देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3, यहाँ पर 3 और 3 6, यहाँ पर कितने हैं 6, यहाँ पर 3 3 6 3 3 9, यहाँ पर है टोटल, इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर है टोटल हमारे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, टर्शरी में, फिर उसके बाद सेकेंडरी में 6 हैं, प्राइमरी में कितने हैं, 3 हैं, और इसमें मिथाइल में 1 भी नहीं है। तो सबसे लेस स्टेबल ये होगा। तो क्रम क्या आ जाएगा हमारा, 4 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 3rd, फिर उसके बाद 2nd, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1st। तो यही ऑर्डर आएगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स में भी आपका यही ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, अब इस इफ़ेक्ट की भी कुछ कमियां रह गई थी जहां हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो इसकी 3 ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक या कमी बोल लो, वो पहली कमी क्या थी कि इसके आधार पर हम स्टेबिलिटी नहीं निकालते किसकी, कार्बन आयन की। अभी हमने किस किस की स्टेबिलिटी निकाली, कार्बोनियम आयन की निकाली है, फ्री रेडिकल्स की निकाली है और किसकी निकाली है, एल्कीन्स की। तो हमने किसकी स्टेबिलिटी नहीं निकाली, कार्बन आयन की, मीन्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है जिस कार्बन पर, अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, इसलिए ये इफेक्ट वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो पहली ड्रॉबैक तो इसकी या पहली कमी तो यही होगी। सेकंड कमी इसकी क्या है कि सेकंड कमी इसकी ये है कि एल्काइंस में भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड्स पाया जाता है, लेकिन उसमें भी हम इसका यूज़ नहीं करते हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का, उसकी स्टेबिलिटी नहीं निकालते इसके आधार पर। थर्ड कमी इसकी ये है कि इसके आधार पर हम अम्लीय गुण और क्षारीय गुण नहीं निकाला हमने किसी भी कंपाउंड का। अभी हमने बस क्या निकाला, देखा आपने कि स्टेबिलिटी निकाली है बस कार्बोनियम आयन की और फ्री रेडिकल्स की और किसकी, हमारी एल्कीन्स की। तो हमने इसके आधार पर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी हम नहीं निकाल सकते। तो अब इसके लिए हमें एक दूसरा इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो ये सारी चीज़ें निकालेगा। तो इसकी ये 3 ड्रॉबैक्स हैं। इसकी एक बार थ्योरी देखिए। Limitation: It cannot be used for the measurement of stability of carbon ion because carbon atom of carbon ion is sp3 hybridized। इसका इस्तेमाल हम कार्बन आयन की, कार्बन एनायन ही बोलते हैं हिंदी में भी इसको, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, स्थिरता निकालने में नहीं करते क्योंकि उसमें कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सेकंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के अम्लीय और क्षारीय गुण भी हम इसके आधार पर नहीं निकाल सकते। थर्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ एल्काइंस सो दे हैव पाई बॉन्ड। इसके आधार पर हम एल्काइंस की भी स्टेबिलिटी नहीं निकाल सकते जबकि उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस थी। इसका भी एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके आधार पर ही जो हमारे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर नहीं निकले, उसमें हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को सब अच्छे से देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी आपकी। ये सारे इफेक्ट जो मैं आपको करा रही हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको ये प्रोसेस समझने पड़ेंगे, इनके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो सभी अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।